हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीटेट प्रिपरेशन के लिए सोशल स्टडी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये ऐसा क्वेश्चन लाया है कि हमेशा यहाँ से सीटेट का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और बीटेट और एस्टेट और जेटेट हर तरह का एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और सारे करीब लगभग सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। 1 से 30 तक चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडालॉजी से क्वेश्चन था, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में कराया था। 31 से आज हम लोग देखेंगे, जो सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन है, सोशल स्टडी से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक दुकान द्वारा उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। और 4 में दिया हुआ एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां हैं। तो बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है, बाजार के अंतर्गत ऐसे स्थानीय जगह जो को सम्मिलित किया जाता है जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती है, ये बाजार शब्दावली का व्याख्या करता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है कृषि, व्यापार, मछली पालन या फिर खनन। तो कृषि, मछली पालन एवं खनन प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां हैं। और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो कृषि, मछली पालन एवं खनन प्राथमिक गतिविधि है। कृषि हो गया, मछली पालन और खनन। व्यापार इसमें प्राथमिक गतिविधि नहीं है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है व्यापार। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचसी का क्या अर्थ होता है। तो पीएचसी का अर्थ होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर, अर्थात जन स्वास्थ्य केंद्र जिसको हम बोलेंगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर, जन स्वास्थ्य केंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर कितना बजे। ऑप्शन दिया हुआ 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे या फिर 4:30 बजे। तो भारतीय समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, आपको पता होगा। इसलिए जब लंदन में सुबह के 10 बज रहे हों तो उस समय भारतीय मानक समय दोपहर 3:30 बजे होगा, क्योंकि 5.5 घंटा आगे है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले अनुच्छेद दिया हुआ है, तो इस अनुच्छेद के आधार पर ही आगे क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले अनुच्छेद को देखेंगे। दिया गया है कि अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों को उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। तो अनुच्छेद है 19वीं सदी के एक क्वेश्चन को पूछा गया है 2011 में। तो 19वीं सदी ये अनुच्छेद भी दिया गया है। 19वीं सदी के आखिर तक कुछ महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं का संगठित भी किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाएं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज
विरोध संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन लिया गया है, ये पैसेज लिया गया है हमारे अतीत थर्ड से। तो ये क्वेश्चन आगे है, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है? इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदाय के अनेक महिलाएं आगे आई। और ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, महिलाओं को के लेखन का सराहा नहीं गया। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों के मांग के लिए आवाज उठाई है। तो दिए गए अनुच्छेद के आधार पर महिलाओं के अधिकार के संबंध में यह बात गलत है कि महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। ये बात गलत है। इस थर्ड में दिया गया है कि महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। तो अनुच्छेद जो दिया गया है उसके आधार पर महिलाओं के अधिकार के संबंध में यह बात गलत है। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? तो अनुच्छेद के आधार पर ऑप्शन 3 गलत है और बाकी सारे ऑप्शन में अनुच्छेद के अनुसार ही है। महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ था, अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो ये राइट है। और अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकार सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है, स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन 2 दिया, भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी। ऑप्शन 3 में दिया है, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। ऑप्शन 4 में दिया है, स्त्रियों की भागीदारिता स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। तो दिए गए सारांश के आधार पर जो अनुच्छेद दिया गया है उसके आधार पर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नतीजों द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट दिलवाने का अधिकार दिलाएंगे, वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना व्यापार की यह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उन्हें उत्पीड़ित और शोषित करता है, डैश क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो प्रशस्ति, तो संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, पितृसत्तात्मक प्रणाली कहलाता है। पितृसत्तात्मक प्रणाली, राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? ऑप्शन 1 में है, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से एक ज्ञानी, कवि, विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी प्रशस्ति, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 को देखते हैं, प्रायः राजा इन्हें समवाय लिखा करते थे, तो राजा समवाय नहीं लिखा करते थे प्रशस्ति को। ये ऑप्शन 3 में दिया है, तो 2 ही होना चाहिए गलत ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत है, तो ये भी सही है। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शन 2 रॉन्ग दिया हुआ है। प्रायः राजा उन्हें समवाय लिखा करते थे, तो राजा समवाय नहीं लिखा करते थे प्रशस्ति को, इसलिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1 दिया हुआ सामाजिक तंत्र और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उपलब्धों का विज्ञापन देना। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृद्धि और मानसिक धारणा को बदलना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समाज में जागरूकता फैलाने और उसे शिक्षित करने संबंधी विज्ञापन सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं, किंतु व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के उद्देश्य हेतु सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन का हिस्सा नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं का सुगम बनाया। क्या होगा? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है रंगमंच, ऑप्शन 2 दिया हुआ है चलचित्र, ऑप्शन 3 दिया हुआ है रेडियो, ऑप्शन 4 दिया हुआ है पत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पत्र पत्रिकाएं। 19वीं शताब्दी के दौरान पत्र पत्रिकाओं के विकास ने सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बाद वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र पत्रिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ऑप्शन 1 में 1 दिया हुआ है समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन 2 दिया हुआ है परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, और 4 में दिया हुआ है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति अथवा समूह जो बंगाल में मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवा रहे थे, वे सब अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपनी धर्मपरायणता घोषित करने एवं अनुयायी बनने के लिए कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती प्रथा, तो इसके बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? ऑप्शन 1 में दिया हुआ सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, ऑप्शन 2 में दिया हुआ अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, ऑप्शन 3 में दिया हुआ वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं का सहायता लेते थे, ऑप्शन 4 में दिया हुआ वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपको पता होगा उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त तमाम बुराइयां, बहुत सारी जो बुराइयां कुरीतियां हमारे समाज में बसा हुआ था, तो ये जो बुराइयां थी उसमें सर्वाधिक प्रखर आंदोलन सती प्रथा के विरुद्ध चलाया था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा जो जिसके पति मर जाते थे तो उसकी पत्नी को भी साथ में सती होना पड़ता था, तो सती प्रथा जो कुरीतियां थी हमारे समाज में, तो उस सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया था। और 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के सहयोग के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून को लागू करवाने में सरकार की मदद की थी राजा राम मोहन राय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरगाह और घास वाले मैदान के चरने से मृदा आवरण नष्ट हो गया था। ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि मवेशियों के चरने से मृदा आवरण नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए गलत ऑप्शन इसमें पूछ रहा है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत? तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सीमांतरित कृषकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आई थी कि उनकी गतिविधि प्रभावित हो गई थी, उनकी जो गतिविधि थी प्रभावित हो गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। किसका केंद्र के रूप में माना जाता था? मध्यकालीन भारत में मंदिरों को। ऑप्शन दिया हुआ सांस्कृतिक गतिविधियां का केंद्र, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन या फिर वास्तुकला। तो मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सांस्कृतिक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? जो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था, क्या कारण था? तो गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने के पीछे कुछ मुख्य कारण उसका इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश थी, ताकि वो इस्लाम का महानायक के रूप में जाना जाए। तो महमूद गजनी ने मुख्यतः इस्लाम धर्म के प्रचार और धन प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसने ये आक्रमण 1001 में यानी 1001 ईस्वी में और 1026 ईस्वी में 1026 ईस्वी के बीच में किया था। तो उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, सही है वो नहीं पूछ रहा है। तो प्राचीन हस्तलिपि किसी काल के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत नहीं होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य स्रोत नहीं होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, वे हस्तलिपियाँ था और उसके बाद मुद्रित की गई थी, और कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर भी उकेरी गई थी। तो ये सारे तीनों ऑप्शन राइट है, और जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 में वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए गलत ऑप्शन ही पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 3 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। ये जो अनुच्छेद दिया गया है उसको पहले पढ़ना है। एक चिट्ठी आपके नाम है, अनुच्छेद का शीर्षक है एक चिट्ठी आपके नाम। अब अनुच्छेद पढ़ते हैं। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश के नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियाँ जो होता है, तो पेचीदगियों के नीरस और उबारू ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता। शायद यही कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। तो ये था अनुच्छेद दिया हुआ था। तो इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठ पाता, वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन को, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं बच्चे, इसमें संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। शीर्षक में दिया गया है, ये ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, यह सबसे संबंधित है, यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ, सामान्यतः विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों को अभिवृत्ति के संबंध है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ, विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं, तालमेल नहीं बैठ पाता अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश का तात्पर्य यह है कि वास्तविक जीवन में जो होता है और पाठ्य पुस्तकों में बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें से संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शीर्षक डैश के द्वारा जीवन बना सकता है। किस चीज के द्वारा जीवन बना सकता है? तो नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास दिए गए विकल्पों में से यह हो सकता है। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कठिन समस्याओं के सिद्धिकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता के द्वारा जीवंत बना सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्र अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, स्थानीय जनसंख्या को शोषण करने की प्रथा, सैन्य अभियान, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को अपनाया। अंग्रेजों ने कई भू धृति पत्तियां लागू की जिनमें मुख्य थी और जमींदारी प्रथा को लाया था, रैयतबाड़ी प्रथा को भी लाया था। तो भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अस्थाई बंदोबस्त प्रथा और महलबाड़ी और रैयतबाड़ी प्रथा सब अंग्रेजों द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? तो दक्षिण पूर्व दिशा पूर्व तथा दक्षिण दिशा के बीच में 45 डिग्री पर अवस्थित होगी, अर्थात दक्षिण दिशा में वामावर्त यानी 45 डिग्री अथवा पूर्व दिशा में दक्षिणावर्त 45 डिग्री। तो ये जो है हमारा डी ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। इसमें डी होगा 45 डिग्रीज, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाती है। तो दक्षिण पूर्व दिशा यही होगा ना, दक्षिण पूर्व दिशा, ये डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण, और इस क्वेश्चन को पूछा गया है सीटेट 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ वन अथवा संपत्ति आवरण के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है जल अनवीकरणीय संसाधन है। तो जल संरक्षण के संदर्भ में यह कथन गलत है कि जल एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। गलत कथन पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में
1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थलों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका। और आगे पूछ रहे थे यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी, तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर हो रहा है 20 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर होगा 5 4 जा 25 जा 25 जा हो जाएगा 20 × 5 = 100 यानी 100 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? तो 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश सरकारों द्वारा भारत के इतिहास को 3 काल में हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत में बांटा जाना मात्र इस विचार का पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? चारों ऑप्शन पढ़ना होगा। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। शिक्षिका पाठ्य पुस्तक को समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द को व्याख्या करते हुए विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहुआयामों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों के मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है, बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। तो औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए सबसे उचित शिक्षा शास्त्रीय उपागम यह है कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योगों का भ्रमण करने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थी। क्या प्रणालियां थी नील खेती की? निज या रैती, खरीफ या रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती या फिर निज और कीज। तो नील खेती को 2 मुख्य प्रणालियां निज और रैती थी, जबकि धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना की फसल जो हुआ करती थी खरीफ की फसलें हुआ करती थी, खरीफ फसल थी। रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना और सरसों ये रबी की फसल हुआ करती थी। तो नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियां क्या थी? निज और रैती। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। अनुच्छेद दिया गया है, यह अनुच्छेद सीटेट 2011 में इस अनुच्छेद को दिया गया था और इस अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए हम उसको लेकर के आए हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसके विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालय चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों का यह सुझाव दिया जाता है कि प्रकृति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा उपरोक्त सारांश सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? तो दिए गए सारांश में बेहतर तरीके से संप्रेषित करने वाला सार है। जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है।
तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाया जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि सामाजिक विज्ञान किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? हाँ, ऑप्शन पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां भौतिक क्षमता प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन 2 दिया, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। ऑप्शन 3 में सामाजिक जीवन एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। ऑप्शन 4 में दिया, सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़ लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पाठ पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? तो सारे गतिविधि पढ़ने होंगे। पहला है विद्यालयों के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का मॉडल बनाना। ऑप्शन 2 देखते हैं, पाठों को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। ऑप्शन 3 देखते हैं, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उसमें निहित समानताओं तथा अंतरों का अनुकूलन करना। ऑप्शन 4 दिया हुआ, भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। तो हमारा देश भारत विविधता में एकता एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस पाठ को पढ़ाने का प्रभावी तरीका यह होगा कि एक शिक्षक देश के नृत्य के विभिन्न भागों पर विभिन्न प्रकार पर फीचर प्रस्तुत करे और उसमें निहित समानताओं और अंतरों का मूल्यांकन करे। सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। ऑप्शन 1 में देखते हैं, पाठ्य की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन 2 में दिया हुआ, अवधारणाओं को उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन 3 में दिया हुआ, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन 4 में दिया हुआ, शिक्षार्थी को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कक्षाओं का प्रयोग करना हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। पहला है, इनमें से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। उच्च ज्वार से तो विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो सही होगा। ऑप्शन 2 में दिया, पर्यटकों को लाभ नहीं है। इनमें से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। अच्छा, ऑप्शन 2 में दिया, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ऑप्शन 3 में नाव संचालन सरल होता है। ऑप्शन 4 में यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो समुद्र का उच्च ज्वार नौका और समुद्र का उच्च ज्वार नौका संचालन व मछली पकड़ने में तथा पर्यटकों को लाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हो सकता है, किंतु यह विद्युत उत्पन्न करने में लाभदायक नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नहीं है पूछ रहा है। तो ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है, तो लाभ 1 वाला नहीं होगा। ऑप्शन 1 इसमें विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक यानी तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? ऑप्शन 1 में है, महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। ऑप्शन 2 में है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। ऑप्शन 3 में है, भारतीय स्वास्थ्य और सामाजिक शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? ऑप्शन 4 में है, सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य है। महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों का आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उसमें से उनका उपनाम पूछने की उनकी आदत है और उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी। हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। इसे चीज़ें तब और जटिल हो जाती है जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता है, वह उसके जातीय स्तर के बारे में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो अब ये तो पैराग्राफ था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि रोष यानी नाराजगी जिसको कहेंगे, तो नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षिका की अभिवृत्ति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानताओं को जारी रखती है, कायम रखती है। तो शिक्षिका द्वारा लोगों को जाति पूछने से लोगों में नाराजगी उचित है क्योंकि उनकी यह अभिवृत्ति है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानताओं को कायम रखती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण है क्या है प्राथमिक समाजीकरण। ऑप्शन 1 में दिया हुआ शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, और ऑप्शन 2 है किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना, और ऑप्शन 3 में दिया हुआ याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना, ऑप्शन 4 में दिया प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण का एक उदाहरण है। परिवार और मित्र से सीखना ही प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण है। तो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क, राइट आंसर ऑप्शन 4। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना प्राथमिक समाजीकरण होगा। राइट आंसर ऑप्शन 1, प्राथमिक समाजीकरण क्या होगा, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी कई कठिनाइयों का सामना कर रहा है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी को सहायता करती है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो निदानात्मक परीक्षण का अर्थ एक ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यदि कोई विद्यार्थी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसे किसी न किसी प्रकार के निदानात्मक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को यह समझने में सहायता करेगा कि विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। तो खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों में उत्पादकता शामिल होता है। भूमि के प्राकृतिक संसाधनों में उत्पादकता शामिल होता है। राइट आंसर ऑप्शन 4, इसलिए इसको खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। तो दिया गया जो कथन है उसमें से सही कारण यह नहीं है कि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में अभिभावकों को बहुत खुशी होती थी, बल्कि वे स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि उन्हें भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगी। स्कूल जो है लड़कियों को घर से दूर ले जाएगी, इस प्रकार का उनका भय था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसीलिए वह लड़कियों को घर पर पढ़ने के लिए कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। ऑप्शन 1 को देखते हैं, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। ऑप्शन 2 में देते हैं गहनों से उपयुक्त सोना और चांदी। ऑप्शन 3 में रोधक के लिए प्रयुक्त अभ्रक, और ऑप्शन 4 में पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट।
क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि खनिज नहीं है, तो खनिज किसको बोलते हैं? भूगर्भ से प्राप्त किए जाने वाले एवं विशिष्ट रासायनिक तथा एक से अधिक तत्वों के संयोग से बनने वाले तत्व को खनिज कहते हैं। सोना, चांदी, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि खनिज है, किंतु भोजन पकाने में प्रयोग होने वाला नमक खनिज नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो तथ्यों का स्रोत लेख ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों का स्रोत लेख सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। स्रोत लेख भाषा की शिक्षा में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? और सब सारा कथन पढ़ना होगा। 1 में दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। ऑप्शन 2 दिया हुआ है, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है इसलिए उनकी खोज की प्राकृतिक वैज्ञानिक नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में यह कथन गलत है कि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है और इसलिए उसकी खोज की प्रकृति विज्ञान नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सतर्कता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? तो सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सतर्कता सबसे कम होती है और यह कथन प्रश्न में दिए गए विचार को संप्रेषित नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सतर्कता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था तो उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका होता है और दोनों सेक्टर को, सार्वजनिक सेक्टर और निजी सेक्टर दोनों को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कौन सा अभ्यास देती है? तो खानाबदोश जीवन संबंधी प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में समय रखने में सहायता करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? लैंगिक भूमिका पर चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? तो कक्षा में लैंगिक भूमिका संबंधी चर्चा ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता, जो समाज में व्याप्त है रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता, तो लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप से संबोधित किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा है 79, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? तो आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। बंद उत्तर वाले प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा, बंद उत्तर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए खुले उत्तर वाले प्रश्न लिखने को कहना चाहिए, तो बंद उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में
क्या नहीं कहा जा सकता है? चारों ऑप्शन देखना हुआ। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसमें इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यह पूर्णतः गोल है। क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं कहा जा सकता है, चारों ऑप्शन में क्या जो है उसको नहीं कहा जा सकता है, तो कि पृथ्वी आकार में पूर्णतः गोल नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है वो पूछ रहा है, स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। तो पृथ्वी का अधिकतम जल जलमंडल में पाया जाता है, न कि स्थल मंडल में। तो पृथ्वी का 97% जल जलमंडल में पाया जाता है, ये विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रक्रिया का चयन किया, किंतु मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंडों में से एक नहीं है? तो संपत्ति, ये मानदंडों में से एक नहीं है। शिक्षा, लिंग और धर्म ये सभी है, संपत्ति नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रवाह या गति नहीं है? तो ये जल चक्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल का प्रवाह नहीं है, जल चक्र, और गति भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो ऑप्शन सारा ऑप्शन देखना होगा। सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन तो है, उस व्यक्ति के स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत को पाकिस्तान से अलग किया था, ये भी है। एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, ये नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होता है जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों की अवधारणा समझने में मदद करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कोई भी गतिविधि अथवा शिक्षा विधि तभी प्रभावी हो सकती है जब इसका इस्तेमाल कराने वाले को यह विश्वास हो कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों की अवधारणा समझने में मदद करेगी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन शाब्दिक अनुचित होगा? कौन सा कथन शाब्दिक अनुचित होगा? तो सामाजिक विज्ञान छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में मदद करता है, किंतु यह कहा जाए कि सामाजिक विज्ञान पाठ चर्चा का हिस्सा केवल इसलिए होना चाहिए कि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए मुद्दों के बारे में जान सके, तो यह कथन शाब्दिक अनुचित होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया था? और राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित तो किया गया था, आर्थिक विकास भी किया गया था, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी भी यहाँ पर आए थे, और ऑप्शन 4 में भारत पाकिस्तान में ग्रेट ब्रिटेन के समान रूप से संपदा को कर्ज का बंटवारा, ये नहीं हुआ था, इस समस्या पर समाधान नहीं किया गया था, तो ये राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाठ प्रश्न के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है, आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों पर विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते? तो हमारे विचार से इस प्रकार के प्रश्न पूछने की सार्थकता यही है कि इससे चर्चा को शुरू किया जाएगा और विद्यार्थी अपने अपने तर्क देंगे, तो ये अच्छा होगा कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे अतीत पाठ्यपुस्तक जो दिया गया है, तो दिए गए कथन में हमारे अतीत शीर्षक के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है कि यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। हमारे अतीत भारतीय इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है, क्योंकि हमारा अतीत है, इसमें भारतीय प्राचीन गणराज्यों से लेकर भारत की स्वतंत्रता के इतिहास तक की कक्षावार प्रस्तुतियां की गई है। तो यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में कौन सा कथन है?
तो बिगड़ जाने वाला शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा कि शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलेगी उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाएगी। बिगड़ने का यहाँ अर्थ यही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये थे आज के हमारे सोशल स्टडी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।